नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजू ओझा आज आपको जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना के बारे में बतलाने जा रही हूँ। ज्वारीय परिकल्पना को समझने से पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि द्वैतवादी संकल्पना का क्या तात्पर्य है। इस विचारधारा के अनुसार ग्रहों की रचना एक से अधिक खासकर दो तारे के संयोग से मानी गई। अर्थात द्वैतवादी संकल्पना में ग्रहों की जो रचना हुई है वो अद्वैतवादी संकल्पना के विपरीत दो तारों से मानी गई है, जबकि अद्वैतवादी संकल्पना में ग्रहों की उत्पत्ति एक तारे से मानी गई है। इसी कारण से इस संकल्पना को बाई पैरेंटल कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। इस संकल्पना के अंतर्गत चैम्बरलिन तथा मोल्टन की ग्रहणु परिकल्पना, जेम्स जीन्स एवं जेफरीज की ज्वारीय परिकल्पना, एच.एन. रसेल का द्वैतारक सिद्धांत शामिल है। यहाँ हम बात कर रहे हैं जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना के बारे में। तो सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन अंग्रेज विद्वान सर जेम्स जीन ने सन 1719 में किया था। जेफरीज नामक विद्वान ने इस परिकल्पना में सन 1929 में कुछ संशोधन प्रस्तुत किया। यहाँ हम देख रहे हैं कि ज्वारीय परिकल्पना के प्रतिपादक द्वारा ये परिकल्पना कुछ तथ्यों पर आधारित है, जिसमें से नंबर 1 है सौर मंडल का निर्माण सूर्य तथा एक अन्य तारे के संयोग से हुआ है। प्रारंभ नंबर 2 प्रारंभ में सूर्य गैस का एक बहुत बड़ा गोला था। नंबर 3 सूर्य के साथ ही ब्रह्मांड में एक दूसरा विशालकाय तारा था। नंबर 4 सूर्य अपनी जगह पर स्थित था तथा अपनी जगह पर ही घूम रहा था। नंबर 5 साथी तारा एक पथ के सहारे इस तरह घूम रहा था कि वह सूर्य के निकट आ रहा है। नंबर 6 साथी तारा आकार और आयतन में सूर्य से बहुत अधिक विशाल था। और नंबर 7 पास आते हुए तारा द्वारा ज्वारीय शक्ति का प्रभाव सूर्य के बाह्य भाग पर पड़ा। तो ये कुछ कल्पित तथ्य हैं जिनके आधार पर इस परिकल्पना का प्रतिपादन किया गया है। यहाँ हम देख रहे हैं कि जीन्स ने बताया कि साथी तारा निरंतर एक पथ के सहारे सूर्य की ओर अग्रसर हो रहा है, जिस कारण साथी तारे की आकर्षण शक्ति द्वारा वायव्य ज्वार का प्रभाव सूर्य के बाह्य भाग पर पड़ने लगा। फलस्वरूप सूर्य में ज्वार उत्पन्न होने लगा। तो इस परिकल्पना के अनुसार क्या होगा कि जैसे जैसे जो तारा था वो सूर्य के नज़दीक जाने लगा तो उसकी आकर्षण शक्ति बढ़ने लगी, और एक सीमा पर पहुंचने के बाद में उसकी आकर्षण शक्ति बहुत ज़्यादा हो गई तो सूर्य से एक फिलामेंट या जिसको हम कहते हैं सिगार नुमा आकृति बाहर निकलने लगी, जिससे बाद में आगे चलकर ग्रहों की उत्पत्ति हुई। यह ज्वारीय क्रिया सूर्य में उसी प्रकार संभव हो सकी जिस प्रकार वर्तमान समय में पृथ्वी के निकट चंद्रमा के आ जाने से पृथ्वी के महासागरों में ज्वार उत्पन्न हो जाता है। जो जो विशालकाय तारा सूर्य के पास आता गया त्यों त्यों उसकी आकर्षण शक्ति बढ़ती गई। जब तारा सूर्य के निकटतम दूरी पर आया तो उसकी आकर्षण शक्ति सूर्य से अधिक हो गई, जिस कारण हजारों किलोमीटर लंबा सिगार के आकार का ज्वार सूर्य के बाह्य भाग में उठा। सिगार के आकार वाले भाग को फिलामेंट कहा गया। सूर्य के निकटतम दूरी पहुंचने के कारण तारे की अधिकतम आकर्षण शक्ति के प्रभाव से एक विशाल फिलामेंट सूर्य से हटकर तारे की तरफ अग्रसर हुआ। तो यहाँ क्या हुआ कि तारे की आकर्षण शक्ति के कारण वो जो फिलामेंट था वो सूर्य से हटकर तारे की तरफ आकर्षित होने लगा। जीन्स के अनुसार पास आने वाला तारा सूर्य के मार्ग पर नहीं था, अतः यह सूर्य से आगे बढ़ने लगा। इस प्रकार तारे के दूर निकल जाने के कारण फिलामेंट तारे के साथ न जा सका, वरन वह सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करने लगा। तो जब तारा दूर हो गया तो उसकी आकर्षण शक्ति कम हो गई, क्योंकि वो सूर्य के मार्ग में नहीं था और वो फिलामेंट जो था वहीं रह गया, और वो फिलामेंट जो है सूर्य के चारों तरफ परिभ्रमण करने लगा। यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि इस स्थिति में जबकि तारा अधिक दूर चला गया तो फिलामेंट सूर्य के पास पुनः वापस क्यों न आ गया। व्याख्या सरल है, जब फिलामेंट टूटकर तारे की तरफ अग्रसर हुआ उस परिस्थिति में सूर्य की आकर्षण शक्ति के क्षेत्र से बाहर हो गया था, अतः वह सूर्य का ही चक्कर लगाने लगा, वापस नहीं आ सका। तो जो आकर्षण शक्ति कम हो गई उसके कारण वो सूर्य में वापस मिला नहीं और वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने लग गया। कुछ समय पश्चात साथी तारा सूर्य से इतनी दूर चला गया कि पुनः कोई वायव्य भाग सूर्य से अलग नहीं हो सका।
आगे चलकर सूर्य से निकलता हुआ ज्वारीय पदार्थ सिगार के आकार में अधिक लंबा हो गया, जिसका मध्य भाग अधिक मोटा या चौड़ा और दोनों किनारे वाले भाग अत्यधिक पतले थे। किनारों का पतला होने का मुख्य कारण साथ ही तारे तथा सूर्य की आकर्षण शक्ति का प्रभाव भी बताया, क्योंकि यह आकृति सिगार नुमा है। सिगार जो होती है वो बीच में से मोटी और किनारों पर पतली होती है, तो पतले होने का कारण है आकर्षण शक्ति। सूर्य से अलगाव के बाद फिलामेंट शीतल होने लगा, जिसका कारण उसके आकार में संकुचन प्रारंभ हो गया। इस संकुचन के कारण फिलामेंट कई टुकड़ों में टूट गया तथा प्रत्येक भाग घनीभूत होकर एक ग्रह के रूप में बदल गया। यहाँ हम इस स्लाइड में देख पा रहे हैं कि डायग्राम के द्वारा सूर्य की से जो फिलामेंट अलग हो रहा है उसकी स्थिति को दिखाया गया है कि तारा पहले दूर था तो आकर्षण शक्ति से सिगार नुमा पदार्थ जो है वो अलग होने लगा, और जब आकर्षण शक्ति बढ़ गई तो ये फिलामेंट जो है वो सूर्य से पृथक हो गया। इसी क्रिया से फिलामेंट से 9 ग्रहों की रचना संभव हुई। इसी प्रक्रिया के अनुसार सूर्य की आकर्षण शक्ति के प्रभाव से ग्रहों पर ज्वार उत्पन्न होने से उनके कुछ पदार्थ अलग हो गए जो घनीभूत होकर उपग्रह बन गए। जब तक ग्रहों से निकले ज्वारीय पदार्थ बड़े आकार वाले थे तथा उनकी केंद्रीय आकर्षण शक्ति अधिक थी, तब तक उपग्रह बनते रहे, परंतु जब उनका आकार इतना छोटा होने लगा कि केंद्रीय आकर्षण शक्ति उन्हें संगठित रखने में असमर्थ हो गई, तब उपग्रहों की रचना समाप्त हो गई। तो इस प्रकार से यहाँ पर उपग्रहों की रचना हुई। इस परिकल्पना द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ ही साथ सौरमंडल की अनेक समस्या भी सुलझी सी प्रतीत होती है। पहली समस्या है ग्रहों का क्रम तथा आकार। सूर्य से निसृत ज्वारीय फिलामेंट बीच में चौड़ा और किनारों पर पतला था। इस प्रकार जब फिलामेंट के टूटने से ग्रहों का निर्माण हुआ तो बड़े ग्रह बीच में तथा छोटे ग्रह किनारों की ओर बने, क्योंकि जो फिलामेंट था वो बीच में से मोटा था और किनारों पे से पतला था। तो जब टूटेगा तो बीच में बड़े ग्रह बनेंगे और किनारे पे छोटे ग्रह बनेंगे। ग्रहों का यह क्रम वर्तमान सौरमंडल के ग्रहों से पूर्णतया सामंजस्य रखता है। सूर्य की ओर से प्रारंभ करने पर बुध ग्रह सबसे पहले, यह सबसे अधिक छोटा है। इसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल आदि एक दूसरे से बड़े होते जाते हैं तथा बीच में बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। इसके बाद पुनः ग्रहों का आकार घटता जाता है तथा अंत में कुबेर अत्यंत छोटा ग्रह है। कुबेर का ग्रह दर्जा 2006 में समाप्त हो गया तथा अब इसे बोना ग्रह का दर्जा दिया गया है। केवल मंगल की स्थिति इसके अनुरूप ठीक नहीं बैठती है। दूसरी ये देखेंगे आप, सिगारनुमा आकृति में दर्शाया गया है ग्रहों का सिस्टम, जिसमें कि ये बताया गया है कि जो प्लूटो है उसको ड्वार्फ ग्रह या बोना ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। दूसरी समस्या है उपग्रहों का क्रम। इस ज्वारीय परिकल्पना के अनुसार बड़े ग्रह ब्रह्मांड में अधिक समय तक गैस के रूप में रहे, क्योंकि अधिक विशालता के कारण उसके शीतल होने में अधिक समय लगा होगा। इस कारण बड़े ग्रहों के उपग्रह अधिक संख्या में बने, परंतु अपेक्षाकृत ये छोटे आकार वाले थे। मध्यम आकार वाले बड़े ग्रहों से कम संख्या में उपग्रह बने, परंतु इनका आकार बड़ा रहा। किनारे वाले आकार में छोटे होने के कारण शीघ्र शीतल हो गए, परिणाम स्वरूप उनसे उपग्रहों की रचना नहीं हो पाई। शनि तथा बृहस्पति जैसे सबसे बड़े ग्रहों के छोटे आकार वाले अनेक उपग्रह हैं, जबकि बुध और शुक्र के पास एक भी उपग्रह नहीं है। तीसरी समस्या है ग्रहों का परिभ्रमण कक्ष। इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों के परिभ्रमण कक्ष अथवा ग्रह पथ को सूर्य के कक्ष से मेल नहीं खाना चाहिए, बल्कि ग्रह कक्ष को सूर्य कक्ष से एक निश्चित कोण पर झुका होना चाहिए, क्योंकि सूर्य की आकर्षण शक्ति से ग्रह झुक जाता है। यह तथ्य भी वर्तमान ग्रहों के कक्ष से पूर्णतया मेल खाता है, क्योंकि प्रत्येक ग्रह कक्ष झुका होता है। यहाँ देखिए ये प्रत्येक ग्रह का कोणीय झुकाव बताया गया है, जिसमें बुध का 7 डिग्री, शुक्र का 3.5 डिग्री, पृथ्वी का 23.5 डिग्री, मंगल का 2 डिग्री, बृहस्पति का 1 डिग्री, शनि का 2.5 डिग्री, अरुण का 0 डिग्री और वरुण का 2 डिग्री। अगली समस्या है निसृत वायव्य पदार्थ का आकार। पास आते हुए
तारे की ज्वारीय शक्ति से सूर्य से जो फिलामेंट निकला वह सिगार के आकार का ही क्यों हो गया? इसका मुख्य कारण पास आते हुए तारे की आकर्षण शक्ति विभिन्नता का होना भी बताया जाता है। अर्थात साथ ही तारा दूर था तो कम आकर्षण शक्ति के कारण कम पदार्थ बाहर निकला, तथा तारा जो जो पास आता गया बढ़ती आकर्षण शक्ति से पदार्थ की आकर्षण शक्ति बढ़ती गई, तथा तारे के सूर्य से निकटतम दूरी पर आने पर निःसृत पदार्थ सबसे अधिक था। पुनः तारे के दूर जाने से आकर्षण शक्ति में कमी के कारण निःसृत पदार्थ की मात्रा घटती गई। इस प्रकार कहा जा सकता है कि निःसृत पदार्थ तारे की आकर्षण शक्ति के अनुपात में था। अब यहाँ हम देख रहे हैं परिकल्पना में कुछ संशोधन हुआ। जेफरीज ने ज्वारीय परिकल्पना में, जिससे ग्रहों का निर्माण सूर्य तथा पास आते हुए तारे के संयोग से बताया गया है, संशोधन प्रस्तुत किया गया है। इसके अनुसार दो तारों के अलावा एक और तारा था जिसे उन्होंने सूर्य का साथी तारा बताया। पास आता हुआ तारा इस साथी तारे की सीध में बढ़ता गया, जिस कारण दोनों में टक्कर हो गई। फलस्वरूप कुछ भाग आकाश में बिखर गया। जेफरीज के इस संशोधन के मानने पर ग्रहों के परिभ्रमण संबंधी अनेक कठिनाइयाँ सुलझ जाती है। इस परिकल्पना के विपरीत निम्न कठिनाइयाँ बताई जा सकती है। नंबर 1, बी लेविन के अनुसार ब्रह्मांड में तारे एक दूसरे से इतनी दूरी पर स्थित हैं कि इनके पारस्परिक मुठभेड़ की संभावनाएं बहुत कम है। नंबर 2, जिस विशाल तारा से सूर्य में ज्वारीय उद्भेदन हुआ वह तारा पुनः कहाँ चला गया, इस प्रश्न का समुचित उत्तर नहीं मिल पाया है। नंबर 3, एन पारिस्की ने गणितीय परिकलन के आधार पर यह प्रमाणित कर दिया है कि जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना सूर्य तथा ग्रहों के बीच वास्तविक दूरी की यथार्थता प्रमाणित नहीं हो सकती है। नंबर 4, सूर्य से निःसृत पदार्थों का घनीभवन किस प्रकार हुआ है, इसका उल्लेख जीन्स ने भली भांति नहीं दिया। इसी के साथ यह विषय यहीं पर समाप्त होता है। अंत में आप सभी का धन्यवाद।